इतने सारे संगठन ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों करोड़ चंदा लेते हैं। अगर सब लोग इतने सालों में अगर कुछ कुछ बच्चों को ट्रेंड किए रहते, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, कोलंबिया, तो 1000 में से कम 100 बच्चे भी, 50 बच्चे भी अगर अच्छे निकल जाते, विक्रांत किशोर निकल जाते, तो वो इंडिया में ना दिक्कत करेगा, यूरोप में थोड़ी दिक्कत है। देख लेंगे वहां पे जाके काम करो। ब्राइटेस्ट स्टूडेंट है वो, सरकारी नौकरी और खाली इसमें न पढ़े, रिसर्च में, प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, जैसे आप फिल्म बना रहे हैं, पढ़ाते हैं, फिल्म पढ़ाते हैं, तो नए नए जो ऑप्शंस हैं उसकी तलाश करें। सीए बने, प्रोफेशनल बने, अच्छे लॉयर बने, खूब बढ़िया शानदार इंग्लिश बोले। अम्बेडकर अपने ऑडियंस को डांटते थे, धमकाते थे। जब आप पब्लिक स्पीचेस देते थे, आप किताब में देखेंगे, तो उसी तरीके से कई बार मुझे डांटना पड़ता है, धमकाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि तुमको देखना है तो देखो, नहीं देखना है भागो। क्यों? क्योंकि जो अंबेडकर जिस तरह से संस्थाओं की हमने चर्चा की, आज कुछ नहीं है, और एक दलित हमारे समाज में एक पागलपन छाया हुआ है कि हम देश का राजा बन जाएंगे, हुक्मरान बनेंगे तो सब कुछ ठीक कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है। आजकल जो अंबेडकर राइट पॉलिटिक्स करते हैं, अंबेडकर के नाम पे बड़े बड़े संगठन चलाते हैं, संस्थाओं का वो निर्माण नहीं कर। बाबा साहब ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी, मिलिंद कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज, तमाम ये बनाए थे। आज हम बात करेंगे एक की डॉक्यूमेंट्री सिनेमा, जो अपने आप में एक पावरफुल मीडियम है। इंडिया में हम सिनेमा के जब भी बारे बात करते हैं तो ज़्यादातर हम कमर्शियल फिल्म्स के बारे में बात करते हैं या कुछ हद तक पैरेलल सिनेमा के बारे में बात करते हैं, बट डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के बारे में बात बहुत कम होती है। आजकल फिर भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में लोग डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज में भी हम जब बात करते हैं तो मेन स्ट्रीम डॉक्यूमेंट्रीज में जब भी बात होती है तो हर समय एक उसमें जो एक आप देखते हैं कि किन का प्रभाव ज़्यादा रहा है, कौन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स जिनके बारे ज़्यादा जानते हैं वो भी ज़्यादातर क्या कहते हैं, एक तरह से प्रिविलेज्ड कम्युनिटी के लोग हैं। हमारे कम्युनिटी के लोग, दलित कम्युनिटी के लोग या आदिवासी कम्युनिटी के फिल्म मेकर्स बहुत कम हैं और उनके बारे बहुत कम लोग जानते भी हैं। ऑफ कोर्स कुछ काफ़ी उन्होंने काम किया है, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम हर समय आता है कि दलितों की बात, आदिवासी की बात कैसे आगे रखा जाए और डॉक्यूमेंट्री सिनेमा में उनका प्रभाव क्या रहा है। और अभी जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जो एक मैं अभी एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, उसमें कैसे दलित और आदिवासी फिल्म मेकर्स अपने कम्युनिटी की बात आगे रखते हैं, पर एक एक आगे की तरफ जो हम जा रहे हैं, जैसे कि अम्बेडकरनामा और बहुत सारे दलित और आदिवासी एक्टिविस्ट, एकेडमिक्स और फ़िल्म मेकर्स और या कह लो मीडिया पर्सन जिन्होंने अपने-अपने चैनल्स शुरू किए हैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स में। उसका प्रभाव क्या हो रहा है और क्या ये डॉक्यूमेंट्रीज़ को प्रभावित कर रहे हैं या एक नया स्ट्रैंड ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज़ आ रहा है? तो इसी के बारे आपका विचार मैं जानना चाह रहा था, खासकर अम्बेडकरनामा के हिसाब से, कि कैसे एक एकेडमिक हो करके जब ये प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया, उसका किस तरह से आप विचारधारा ले जाना चाहते थे और आज अपने आप को कैसे देखते हैं कि कैसे ये एक तरह से प्लेटफ़ॉर्म कुछ डॉक्यूमेंट्री, कुछ फैक्चुअल्स डिस्कशंस और कुछ फैक्चुअल स्टोरीज़ को साथ लेकर के कैसे आगे बढ़ता है? इसके बारे में ज़रा-सा बताओगे रतन? शुक्रिया विक्रांत। और एक तो मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं हूँ और ना बहुत टेक सेवी हूँ, लेकिन पीएचडी के दौरान जर्नलिज्म पे कुछ काम किया था, प्रिंट जर्नलिज्म पे, वो भी 1914 के जर्नलिज्म पे, अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी। लेकिन इसका कुछ कॉन्टेक्स्ट इस तरह से है कि भारत में एक प्रचलन है, और खास तौर से हमारे कम्युनिटी में, कि बगैर सोचे समझे ये ब्लेम कर देना कि आप अम्बेडकरवादी नहीं हैं, आप अम्बेडकरवादी नहीं हैं। तो हम लोग सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ लिखते पढ़ते बोलते हैं तो बहुत गालियाँ भी पड़ती हैं, और बार-बार कि अम्बेडकरवादी नहीं। तो मैंने अपना नाम रखा बाबा साहब का बिगड़ा चला, कि मैं अम्बेडकरवादी नहीं हूँ, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं हिस्ट्री, यहाँ पढ़े हैं, आप जानते हैं कि यहाँ मार्क्सिज्म का ट्रेनिंग
जो मेथोडोलॉजी है वो ज़्यादा रहता है, और अम्बेडकर सिलेबस में कहीं थे भी नहीं हम लोग के ज़माने में। अब तो थोड़ा बहुत तो अम्बेडकर हैं यहाँ पर। तो हुआ यूँ कि मैं फ़ेसबुक पे पीएचडी के बाद 14-15 से थोड़ा बहुत एक्टिव हुआ, तो कुछ-कुछ लिखता था, यदा-कदा कुछ अम्बेडकर रेफ़रेंस कहीं पढ़ा था। लेकिन बार-बार हर चीज़ पे कि आप मार्क्सवादी नहीं है, ये नहीं है। तो एक थी कि भाई सॉरी अम्बेडकरवादी नहीं है, तो एक ज़हन में था कि अम्बेडकर को पढ़ा जाए। और लॉकडाउन जो है, वो आपदा में अवसर था, बहुत कुछ सीखा हमने, ऑनलाइन क्लास लेना होता था, तो घर बैठे क्या करना था? तो सोचा सोचा गया कि चलो अम्बेडकर ही पढ़ डालते हैं। तो मेरा बेटा है, उसी ने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम है अम्बेडकरनामा। मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी वगैरह था नहीं, एक पुराना सा मोबाइल था। आप पुराने वीडियोज़ देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के टेक्नोलॉजी से हम लोग काम करते थे। ना लाइट है, ना कैमरा है, ना बढ़िया मोबाइल है। और वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ, और अच्छा था कि इसी बहाने मैं पढ़ूँ, अम्बेडकर को पढ़ूँ और समझूँ। और इसका फ़ायदा ये हुआ है कि उसमें से जो जितना हमने पढ़ा है, उसमें से 2 एडिटेड किताब मैं निकाल रहा हूँ। एक तो इसी साल आएगी और एक अगले साल आएगी। एक किताब होगी धर्मांतरण, अम्बेडकर का धर्मद्रोह, और एक जो इंस्टीट्यूशंस बनाए अम्बेडकर ने, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, उनके मेमोरेंडम्स के ऊपर, वो कैसे ज्ञापन लिखते थे, मेमोरेंडम लिखते थे, संस्थाओं का निर्माण किया। क्योंकि ये भी एक पार्ट है दलित पॉलिटिक्स का, कि आजकल जो अम्बेडकर राइट पॉलिटिक्स करते हैं, अम्बेडकर के नाम पे बड़े-बड़े संगठन चलाते हैं, संस्थाओं का वो निर्माण नहीं कर रहे। तो बाबा साहब ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी, मिलिंद कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज, तमाम ये बनाए थे। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, कई, वो सिर्फ पार्टी नहीं बनाते थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है, फिर रिपब्लिकन पार्टी। और उसके पहले आप देखेंगे तो रूलिंग एलीट से कैसे अंबेडकर बातचीत कर रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, साउथ बोरो कमेटी में जा रहे हैं, साइमन कमीशन में जा रहे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, कैबिनेट जो मिशन आता है उसमें जाके मेमोरेंडम दे रहे हैं, फ्रेंचाइज कमेटी के पास जा रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू को दे रहे हैं मेमोरेंडम। तो देयर वर डिफरेंट मेथड्स। अंबेडकर हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करते थे, और जो कि इतना वर्ल्ड क्लास इंटेलेक्चुअल, वो जब रूलिंग एलिट से बात करते थे, जवाहरलाल नेहरू से करते थे, वो पार्टी बना के राइट्स थोड़े दिलवा पाए, वो तो बातचीत करके, आर्गुमेंट से, कम्युनिकेशन से, मेमोरेंडम से, इससे दिलवा पाए। तो संदर्भ ये है कि आजकल जो पार्टी है, कहते हैं संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है, तो ये कहने से बात नहीं होती है। बाबा साहब जब पार्टी उन्होंने लॉन्च किया था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो उन्होंने बकायदा अपने पार्टी का मैनिफेस्टो, कार्यक्रम क्या होगा हमारे पार्टी का, इसको बनाया था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का कार्यक्रम बनाया था उन्होंने। रिपब्लिकन पार्टी की जब एक नींव, एक बुनियाद रखी, एक रोड मैप बनाया, तो उसके साथ साथ रिपब्लिकन ट्रेनिंग स्कूल की भी योजना बनाई उन्होंने, कि लीडर बनने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसे एक बकायदा सिलेबस उन्होंने तैयार किया, कि जो लीडर बनना चाहते हैं उनको क्या क्या पढ़ना चाहिए, और उसको ओरेटर होना चाहिए, अच्छा वक्ता होना चाहिए, तमाम ये बातें थी। आजकल नेता लोग, खासतौर से जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उनमें इन चीजों का अभाव है। इसलिए आइडिया मैंने डेवलप किया, एक तो कन्वर्जन के ऊपर जो अंबेडकर का भाषण है, वो एक किताब होगी, और बहुत जल्दी राजकमल प्रकाशन वो छापेगा उस किताब को। और दूसरी किताब संस्थाओं के ऊपर है। तो ये मैंने कम से कम आपदा में अवसर निकाला, लाखों लोगों को सुनाया भी, और वो प्रिंट में किताब भी आ जाएगी, तो एक फायदा ये हुआ। तो ऐसे शुरू हुआ था, और थोड़ा बहुत हमने पढ़ा, अंबेडकर को समझा भी। अंबेडकर बहुत ही प्रैग्मेटिक तरीके से काम करते थे, है ना? ये नहीं कि हम सरकार बनाएंगे तब हम राइट्स की बात करेंगे। स्ट्रगल, ट्रू स्ट्रगल, वो स्ट्रगल भी करते थे, समझौते भी करते थे, फिर स्ट्रगल करते थे। तो वो उनकी स्ट्रेटजी थी। तो ये इस तरह से अम्बेडकरनामा मुझे लगता है 2000 अप्रैल में, तो इस बार 5 साल हो जाएगा। तो 2000 अप्रैल में मैंने आपको एक डिटेल्स भेजा था, लेकिन 2020 सॉरी 2020 2020 अप्रैल में बनाया था। 21 अप्रैल को पहला वीडियो हमने डाला था, और लिटरली कह रहा हूँ कि कुछ नहीं, लाइट्स भी नहीं थे हमारे पास। जैसे टेबल पे बेटा एक तरफ से पकड़ता था, एक तरफ से बेटी पकड़ती थी। मैं पढ़ पढ़ के निकाल के उसमें से पढ़ के सुनाता था कि भाई ये है। लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स था, मतलब पहले ही जब मैंने शुरू किया, तो मुझे लगता है 2-4 दिन में ही 1000 सब्सक्रिप्शन हो गए। एक हफ्ते में 4000 घंटे लोगों ने सुन लिया पूरा वीडियो। तो इससे थोड़ा-सा हौसला बढ़ा कि चलिए अब डिजिटल दुनिया में पूरी दुनिया को क्लासरूम बनाया जाए, क्लासरूम में भी पढ़ाया जाए,
और दुनिया को पूरा क्लासरूम बना जाए। तो अब तक जो है तकरीबन मैंने आपको डेटा भेजा था, अगर आप देखेंगे अम्बेडकरनामा में तो 75 प्लेलिस्ट है, जिसमें से 25 जो प्लेलिस्ट है वो मेरी वाइफ शालिनी है, जो अम्बेडकरनामा की बॉस भी हैं, तो उनका है। और वो किताब पढ़ती हैं, उस पर किताब पढ़ पढ़ के जो रेलेवेंट जो दलित साहित्य से जुड़ा हुआ किताब है वो देखेंगे तो वो पढ़ती हैं। कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म पे भी किताबें पढ़ती हैं। उसके अलावा 50 और बने हुए, जैसे मीडिया है और तमाम न्यूज एंड पब्लिक प्रोटेस्ट है, साहित्यिक चर्चा है, किताब पे चर्चा करते हैं। जैसे अभी आनंद प्लेन तुमड़े साहब की किताब हमने पढ़ा, बंच ऑफ थॉट, उसका भी हमने इसमें वीडियो बनाया था। मीडिया पे है, कास्ट सेंसस पे है। और टोटल अभी ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं है, 3,38,000 है, 5,950 वीडियोज हैं। और उसमें से 352 वीडियोज मेरे पब्लिक स्पीचेस हैं। और इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेस पे 513 वीडियो हमने बनाई है। एक सेगमेंट इसमें काम की बात है, जो रेलेवेंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज होता है उस पर बात करते हैं। मेरा इंटरव्यू सब इसमें बहुत है, ट्रैवलॉग है, फिर हम लोग खाने पे भी चर्चा करते हैं, तो अम्बेडकरनामा किचन भी उस पर चलता है। आपको मैंने डिटेल्स भेज दिया है, आप उसको देखेंगे। तो इसमें जो इसका जो फर्क हुआ, जो हमने पढ़ा, तो जो मेरे पब्लिक स्पीचेस हैं एंड जो इंटरव्यूज हैं, उस पे अम्बेडकर को जो हमने पढ़ा है उसके मैसिव इम्पैक्ट आपको दिखेगा। क्योंकि सोसाइटी तो 100 साल में बहुत ज्यादा बदला नहीं है, अभी तो 10 साल से और हालत खराबी है। तो जो समस्याएं अम्बेडकर के सामने थी वो समस्याएं अभी भी है। तो उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करके हम अपने भाषणों में बोलते हैं। और हमारा काम भक्ति करना नहीं है, और ये नहीं कि मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा और व्यूअरशिप बढ़ जाएगा तो इसमें अगर 500,000 लोग भी रोज सुनते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो जैसे अम्बेडकर अपने ऑडियंस को डांटते थे, धमकाते थे, जब आप पब्लिक स्पीचेस देते थे, आप किताब में देखेंगे, तो उसी तरीके से कई बार मुझे डांटना पड़ता है, धमकाना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि तुम वो देखना है तो देखो, नहीं देखना है भागो। क्यों? क्योंकि जो अम्बेडकर जिस तरह से संस्थाओं की हमने चर्चा की, आज कुछ नहीं है। और एक दलित हमारे समाज में एक पागलपन छाया हुआ है कि हम देश का राजा बन जाएंगे, हुक्मरान बनेंगे तो सब कुछ ठीक कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है। ये देश, कोई भी नेशन, मुल्क जो है वो इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से चलता है। हाँ जी, रिसर्च सेंटर्स होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अंबेडकर साहब ने क्या नहीं किया? सबसे पहले मूक नायक, बहिष्कृत भारत, अखबार निकाले, भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस निकाले, सब कुछ निकाले, खुद ही लिखते भी थे और खुद ही भाषण भी देते थे। तो ये सब अम्बेडकरवाद होने का मतलब सिर्फ झंडा लेना नहीं है, उनको संदर्भों में कॉन्टेक्चुअलाइज करके उनको समझना है, देखना है। और मुझे लगता है कि 5 साल अभी होने में, 6 महीने, 4.5 साल में ठीक ठाक लोगों ने, 5 करोड़ लोगों ने देखा हुआ है, 5 करोड़ व्यूज हैं। और गंभीरता से लोग देखते हैं, जो भी देखते हैं गंभीरता से देखते हैं। क्योंकि हम लोग मन की बात नहीं करते हैं, टू द पॉइंट, फैक्ट्स, पेज नंबर कहाँ है, किस वॉल्यूम में लिखा हुआ है, वी गिव एवरी डिटेल्स। इस वॉल्यूम पे जाके इस पेज नंबर पर देखिए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर जो बात कर रहे थे, मेमोरेंडम दे रहे थे, वॉल्यूम नंबर इतना, पेज नंबर इतना से इतना तक है, आप देख सकते हैं। तो कई स्टूडेंट्स, अभी पीएचडी स्टूडेंट्स भी इस पे काम कर रहे हैं। एक स्कॉटलैंड या नीदरलैंड में एक स्टूडेंट है, लड़की है, मीडिया में काम करती है, तो दो चार लोगों का कंपैरेटिव एनालिसिस कर रही है, तो एक हमारा भी। तो और जेएनयू ठीक है। में कुछ तो जी रतन, मतलब आपने अच्छा ओवरव्यू दिया अपना, ये कि आप कैसे अम्बेडकरनामा में काम करते हो, क्या फोकस है। और अम्बेडकर के काम पे तो फोकस होना भी चाहिए, क्योंकि जी अभी भी बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं है। जी एक सिर्फ 4 लाइन पढ़ के रिवॉल्यूशनरी बन जाना बहुत आसान काम है, लेकिन अम्बेडकर को समझने के लिए बहुत चीज़ की ज़रूरत है। और अम्बेडकर कैसे लिखे हैं, किन परिस्थितियों में लिखे हैं और किन सोच को लेकर के आगे चलने के लिए कम्युनिटी को आगे किया। और अम्बेडकर सिर्फ एक कम्युनिटी के बारे ही बात नहीं करते थे, कम्युनिटी हर समय फ़ोरफ्रंट में रहती थी, लेकिन वो एक तरह से देश के बारे भी बात करते थे और देश को भी आगे ले जाने की बात करते थे। तभी आज अम्बेडकर के बारे जब हम बात करते हैं तो यू कैन नॉट लिमिट हिम टू अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। ऑफ कोर्स वो कम्युनिटी के लिए जो कम्युनिटी वाज द प्राइमरी ऑडियंस।
हाँ, प्राइमरी थे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत हाँ, सारा हाँ, था। इकोनॉमिक्स पे लिख तो रहे हैं, हिस्ट्री पे लिख रहे हैं, हाँ, सोशियोलॉजी पे लिख रहे हैं, तमाम डाइवर्स उनका उनका डिसिप्लिन, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग वाज़ देयर। या डाइवर्स, तो he was uh, scholar par excellence. He was not यस, only politician. उसमें उसमें आज मैं देखता हूँ इंटरनेशनली आज इतने लोग पीएचडी कर रहे हैं, अंबेडकर के बारे आज पब्लिकेशंस इतने ज़्यादा हो गए हैं और नए-नए तरीके से उनको समझने की कोशिश की जा रही है, जो कि शायद पिछले 50-60 साल में पहले कभी किसी ने उतना कोशिश नहीं किया। जी। दलितों में काफ़ी था, दलितों में काफ़ी लोगों ने उनके बारे में पढ़ाई किया, दलितों में और मैं काफ़ी मतलब मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी दलित साहित्य अकादमी से जुड़े हुए थे काफ़ी सालों तक, तो मैं बहुत बार इन सब अकादमी के फंक्शंस में जाता था, तो मैं देखता था, काफ़ी बातचीत होती थी। लेकिन एक समय होता था कि मेनस्ट्रीम ने इसको बहुत इग्नोर किया हुआ था और इसको मानते तो नहीं थे। तो दलित एकेडमिया ने हाँ। भी। अकेडमिया तो पूरी तरह से अकेडमिया तो एक तरह से पूरी कंट्रोल्ड आज भी है। आज भी अकेडमिया जहाँ हुँ, मौका मिलता है उसको हटा देते हैं और उस चीज़ को मानना नहीं चाहते हैं, अम्बेडकर के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं इसीलिए। लेकिन आज अम्बेडकर इतने पावरफुल हैं कि उसको इग्नोर कर नहीं सकते हैं हुँ, आजकल हुँ। है ना? तो ये तो बहुत अच्छा रहा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट आपके काम पे इसलिए भी है क्योंकि आई हैव सीन यू वर्किंग इन दिस एरिया और न्यू मीडिया के थ्रू आप जो कि जिनका आपका ट्रेनिंग नहीं था मीडिया में, जैसे आपने बताया कि कैसे आपके फैमिली ने, आपके बच्चों ने इसमें आगे बढ़ाया और साथ में आपको हेल्प किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैसे हम सोशल मीडिया को आगे लेकर के जाते हैं और सोशल मीडिया अपने आप में एक तरह से डॉक्यूमेंट करता है जो आपका फैक्ट्स है और आप यही कर रहे हैं कि आप लोगों से बातचीत करके। तो जो मैं अपना काम कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री का, एक सिनेमा एक माध्यम होता है लेकिन सिनेमा को आगे हम एक्सटेंड करके सोशल मीडिया और सोशल मीडिया में लगातार प्रेज़ेंटेशन इनफैक्ट ये अपने आप में एक डिफरेंट तरीके से आगे बढ़ रहा है काम, जहाँ पर हम सोसाइटी की सच्चाई दिखाते हैं, साथ-साथ उन सारे लिटरेरी या क्या कहते हैं क्रिटिकल चीज़ों से जुड़ते हैं और उसको एनालाइज़ भी करते हैं, जो आप डिफरेंट लेवल में कर रहे हैं। तो जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि अ, अंबेडकर के बारे बात करते हैं और उनके बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कम्युनिटी में जब पहुँचते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के और कम्युनिटी के लोगों पे जब बातचीत आती है, तब क्या रिस्पॉन्स रहता है? तब कैसे लोगों को करते हैं? आपने शुरुआत में भी कहा था कि बहुत लोग आजकल अपने-अपने खेमों में बँटे हुए हैं और अम्बेडकर को अलग-अलग नज़रिए से देखते हैं। तो उन सब को लेकर के आजकल कम्युनिटी का क्या रहा है? और आजकल ये भी देखा गया है कि कम्युनिटी को अलग तरीके से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और हर किसी को एक अलग रंग का चश्मा पहनाया जा रहा है, जो कि एक ठीक चीज़ नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपकी राय इस पे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मेरी समझ क्लियर कट है बाबा साहब को लेके। बाबा साहब जानते थे कि वो अकेले सरकार नहीं बना पाएँगे। इसलिए सोशलिस्ट पार्टी से उन्होंने 1951 में समझौता भी किया था। सोशल कोलैबोरेशन, पॉलिटिकल कोलैबोरेशंस होते रहते हैं। लेकिन अगर हमारे समाज में ये बात अगर घर कर गया है कि हम अकेले सरकार बन जाएँगे और देश का हुक्मरान बन जाएँगे, तो मेरा फर्ज़ है कि उसको थोड़ा-सा हड़काया जाए, उसको समझाया जाए और बाबा साहब का ये मेथड जो है बताया जाए। अंग्रेज़ से लड़ते भी थे, बार्गेन भी करते थे। कांग्रेस से लड़ते भी थे और कांग्रेस मिनिस्ट्री में शामिल भी हुए, बार्गेन भी करते थे। तो जो प्रैग्मेटिक एक दुनिया है, जो व्यावहारिक दुनिया है, उसके बारे में अपने ऑडियंस को मैं कम से कम समझाऊँ। देखिए, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद आपके पॉइंट पे आता हूँ। अंबेडकर साहब ने 1938 में एक फंड बनाया था, इमारत फंड, और वो तकरीबन 14 बरस लगे उनको। वो एक इमारत बनाना चाहते थे कि जहाँ पे हमारे लोग, कार्यकर्ता आएँ, वॉलंटियर्स आएँ, तो वहाँ रुके, हमारा एक बैठने का जगह हो, क्योंकि दलितों के पास कोई जगह नहीं था। कि उस समय आप जानते हैं सब जातियों का भवन होता था, अस्पृश्यों के पास कोई भवन नहीं था। तो 14 साल में उन्होंने पौने 2 लाख रुपए इकट्ठा किया और उसमें से 1,10,11,000 कुछ उनके सवर्ण मित्रों ने दिया और 70-75,000 कम्युनिटी के लोगों ने दिया। डॉक्टर अंबेडकर एक भाषण में एक-एक पैसे का आना, चवन्नी, एक-एक पैसे का हिसाब देते हैं। जब उनको 60,000 रुपया दिया जाता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए दिया जा रहा है, वो नहीं लेते हैं। वो कहते हैं नहीं, इससे हमारा भवन बनेगा। वो ऑनेस्टी का जो एक्सट्रीम है, वो अंबेडकर साहब से सीखनी चाहिए। और वो जब जब उनकी डेथ हुई, तो एक तरह से वो एक तरह से कर्जदार भी थे, ये समझिए, कर्जे में थे। तो ये ऑनेस्टी होती है।
बहरहाल मुझे मोहब्बत करने वाले ही बहुत लोग हैं, और इंडिया में नहीं, बाहर भी और दुनिया भर में कई देशों में लोग देखते हैं, और जहां भी जाता हूँ गांव-गांव में लोग पहचानते हैं। एयरपोर्ट पे जाता हूँ, ड्राइवर भी मिल लेता है कई बार, आप ही का वीडियो देख रहा था, वहाँ पुलिस वाले होंगे वो भी मिल लेते हैं, पहचान लेते हैं। स्टेशन पे गए वहां भी पहचान लेते हैं। तो बहुत लोगों ने, जो हमने 4 साल मेहनत की कि सवाल करना सीखो, रेज डाउट्स, रेज क्वेश्चन, और सवाल सिर्फ अपने सरकार से नहीं, अपने नेताओं से भी सवाल पूछो। बाबा साहब तो ये बार बार कहते थे ना कि भक्ति नहीं करना है, किसी की पूजा नहीं करनी है। तो वो मैं समझता हूं कि काफी लोगों पे इम्पैक्ट पड़ा है, और मैं जहां जाता हूं लोग कम से कम मोहब्बत करने वाले लोग भी बहुत मिलते हैं। कुछ पार्टी लाइन के लोग होंगे तो चूंकि उनके पार्टी के समझ में मैं अटैक कर देता हूं तो उससे वो गाली देते होंगे, लेकिन लार्जली मोहब्बत करने वाले लोग हैं। दूसरी बात, अभी आप देखिए दुनिया भर में एक ट्रेंड चल रहा है कि जहां देखिए अंबेडकर साहब की इतनी बड़ी मूर्ति लग गई, इतनी बड़ी मूर्ति लग गई, 500 फीट, 200 फीट। अंबेडकर साहब यही काम करते थे क्या? उनके गुरु तो बुद्ध थे, कबीर थे, फूले थे। उन्होंने उनकी मूर्तियां लगवाई कि किताबें लिखी। तो ये समाज को ये समझाना भी है कि माला और मूर्ति में फंसे रहोगे तो जो इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, डेप्थ में नहीं जाएंगे, जब तक आप सिस्टम का क्रिटिक नहीं करेंगे, तो भीड़ से हल्ला करने से कुछ आप अचीव नहीं करेंगे। जो समस्या दलितों के बीच में भी बाबा साहब के सामने थी, मांग महार चमार ढोर, ये समस्या तो उस समय भी थी। और अभी आप देख रहे होंगे भारत में प्रोटेस्ट चल रहा है कि एससी में वर्गीकरण और ये तमाम ये सब कुछ। तो आप समझिए उस समय भी थी, लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा कि हम 50% महारों को रिजर्वेशन देंगे। सबसे ज्यादा तो महार ही लड़ रहे थे, सबसे ज्यादा तो महार लड़ रहे थे। बार बार भाषण में कह रहे हैं कि भाई हमने जो कमाया है ये सारे अस्पृश्य समाज के लिए है। सैकड़ों जातियों को एक जगह इकट्ठा करके उन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बनाया। क्यों हुए? एक आध जगह उन्होंने लिखा है कि कम से कम मेरे कारवा को आगे नहीं ले जाना तो पीछे भी मत धकेलना। लेकिन क्या हो रहा है? क्योंकि जो लीडरशिप है ना, दलित लीडरशिप, वो यूनिवर्सिटी से आने चाहिए थे, है ना, हाई क्वालिटी पढ़े लिखे लोग आने चाहिए थे। भाई ओबामा साहब जब प्रेसिडेंट बने तो था ना कि ही इज हार्वर्ड एलुमनी। तो विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कोलंबिया बने हैं तो ऐसी थोड़ी बने हैं। तो ये भी हमें समझाना पड़ता है अपने ऑडियंस को कि जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट है वो सरकारी नौकरी और खाली इसमें न पढ़े, रिसर्च में, प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। जैसे आप फिल्म बना रहे हैं, पढ़ाते हैं, फिल्म पढ़ाते हैं, तो नए नए जो ऑप्शंस हैं उसकी तलाश करें। सीए बने, प्रोफेशनल बने, अच्छे लॉयर बने, खूब बढ़िया शानदार इंग्लिश बोले। अब साउथ में देखिए पारंजीत है ना, पारंजीत तो कमाल कर दिया पूरा। तो आपको ये जो सरकारी तंत्र है इससे बाहर कम से कम जो ब्राइटेस्ट है, थोड़ा सा ठीक ठाक पोजीशन में है, चाहे मेरे बच्चे हों चाहे आपके हों, तो ठीक ठाक में उनको नॉलेज का वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहिए कि आखिर आप चुनौती नॉलेज के माध्यम से ही देंगे, और कोई रास्ता नहीं है। बाबा साहब और कांग्रेस से, गांधी से और अंग्रेजों से सबसे लड़ पाए, हिंदू महासभा से लड़ पाए, तो लाठी लेके थोड़ी लड़ रहे थे। उनका डेप्थ ऑफ नॉलेज इतना था और इतने आर्गुमेंटेटिव थे कि आर्गुमेंट से लड़ते थे। और वो आया था यूनिवर्सिटी से, कोलंबिया से, लंदन से। तो ये बात अपने समाज को हम नहीं समझाएंगे, भाई आप प्रोफेशनल नहीं तैयार करोगे, सीए नहीं तैयार करोगे, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं तैयार करोगे, हिस्टोरियन नहीं तैयार करोगे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं तैयार करोगे, तो भीड़ में हल्ला करके आप रूलिंग एलिट को नहीं हरा सकते। और दूसरा, रूलिंग एलिट से खाली लड़ा नहीं जाता, उसे कम्युनिकेट भी किया जाता है। आपने कभी सुना है कि दलित का लीडर्स का डेलीगेशन जा रहा है प्राइम मिनिस्टर से मिलने कि हमारे बच्चों को लिए फेलोशिप लाओ? ये एक अलग अलग प्रॉब्लम है। दलित लीडरशिप और दलित रिप्रेजेंटेशन, खासकर पार्लियामेंट में, कैसे अपने आप में आज बाबा साहब होते, क्वेश्चन है। विक्रांत बाबा साहब होते तो वही काम करते जो उनको पढ़ के मैं कर रहा हूँ। हाँ, वो काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी एक, जैसे आपने मूर्ति पूजन की बात भी की बाबा साहब का, वो उसको क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने आप में एक ज़रूरी भी है।
ये अपना ठीक ठीक असर्शन है, का लेकिन बात है पूरा वो। एनर्जी, मेरा कहना ये है कि हाँ, सोसाइटी अपनी पूरी एनर्जी हाँ। उस पे ना लगाए। अंबेडकर साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी कितनी संस्थाएं बनाई थी। नहीं, वो सारा साथ चलना चाहिए, लेकिन एक तबका अभी भी ऐसा है कि जिनको अभी भी एजुकेशन से बहुत दूर हैं। एजुकेशन उनको सामने नहीं मिलता है और अंबेडकर एक इंस्पिरेशन की तरफ से अगर वो एक मूर्ति खड़ा करने से वो अगर ताकत मिलता है, वो अगर हौसला आता है, वो अगर एक इनिशिएटिव देने की एक तरीका है, तो वो भी ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अगर ये असर्शन अगर कर रहे हैं और एक क्लेम ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि दलितों को उनकी आइडेंटिटी से ही हर तरह से हटा दिया गया था। उनको आइडेंटिटी का ही As a हाँ, professional आप student of history, Vikrant, हाँ, I understand the meaning and importance of symbolism, right? हाँ, I understand the meaning and importance, but क्या हो रहा है ना कि पूरी की पूरी एनर्जी, आप बताइए मुझे, जो बाबा साहब ने कॉलेज खोला, एक भी कॉलेज उस तरह का, जबकि अब तो करोड़पति अरबपति लोग भी हैं कि नहीं? एक इंस्टीट्यूशन, एक मीडिया हाउस, एक अखबार, एक टाइम्स ऑफ इंडिया के टक्कर का अखबार, एक नवभारत टाइम्स के टक्कर का अखबार, एक एक फिल्म में एक बढ़िया डायरेक्टर, ये नहीं हुआ ना। तो मेरी असहमति मूर्तियों से नहीं है, लेकिन पूरा अगर जिंगोइज्म हो जाए पूरा कि हमको यही करना है सिर्फ, नहीं, लेकिन बस। वही बात बात वही मैं कह रहा हूँ कि चेंज आ रहा है। चेंज में अब ये आपने खुद महसूस किया है कि जैसे रतन को अगर आगे जाना था या डीयू में अगर आपको आगे बढ़ना था, कितने सारे बैरियर्स थे। एक दलित होने के साथ-साथ या आदिवासी होने के साथ-साथ लोगों पे बैरियर्स बहुत आते हैं, है ना? बैरियर्स हो सकता है कि वो आपके अपने प्रमोशन में कि आपको प्रमोशन ही नहीं दे। आप अब फ़िल्म बनाना चाहते हैं, आपको फंडिंग ही ना दे। आप कहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको स्कॉलरशिप ही ना दे। तो ये सारे बैरियर्स हैं, वो सब बहुत सारे बैरियर्स से आज तक जूझ रहे हैं और उन सब बैरियर्स का लेकिन ये भी आपका सवाल और आपका जवाब भी वाजिब है कि जो लोग उस जगह पहुँच गए हैं, क्या वो एक-दूसरे को मदद कर रहे हैं? क्या हम एक-दूसरे के सीढ़ी बन रहे हैं आगे जाने के लिए? जहाँ तक मैं देखता हूँ बहुत लोग मुझे नज़र आते हैं जो एक तरह से बहुत ही पॉज़िटिव काम कर रहे हैं और कम्युनिटी के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन करना भी ज़रूरी है जो आप करते हैं और ख़ासकर आपका चैनल इसलिए मैं फ़ॉलो भी करता हूँ कि यू आस्क द राइट क्वेश्चंस, है ना? ये सवाल करना और समाज को झकझोरना और उनको जगाने का काम ज़रूरी है। सिर्फ़ समाज को ये नहीं बोलना कि भई हमारा ये महानता था या हम ये कर रहे थे या हम ऐसे थे या वैसे थे, बट हमारा फ्यूचर क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? हमें किस जगह ढकेला जाने की कोशिश किया जा रहा है ना? क्योंकि यो वो भी एक तरीका होता है कि आपको एक कॉर्नर में कर देंगे और आपको बोलेंगे कि भई अब इसी कॉर्नर के अंदर ही आपको जो करना है करें। ये बहुत बड़ी मुसीबत है और बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाते और विक्रांत, देखते हैं। आप तो ये बात से सहमत हैं कि दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन जो हुआ है वो नौकरियों से हुआ है, सरकारी संस्थाओं से हुआ है। अब जब दलित के दिमाग में ये घुस जाए कि सब एक ही है, सब मनुवादी है, तो फिर इतने संस्थाएं, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, पेट्रोल पंप में रिजर्वेशन, गैस एजेंसी में रिजर्वेशन, बैंक का नेशनलाइजेशन, जमींदारी उन्मूलन, ये सब कौन किया? कैसे हुआ? इसी से ना बना मिडिल क्लास। अगर ये आज वो श्रिंकेज हो रहा है, स्पेस, नौकरियां खत्म हो रही है, एजुकेशन बर्बाद हो चुका है। मेरी शिकायत ये है कि जितने ये सब हो रहे हैं, एक बार इन मुद्दों पर, एजुकेशन और हेल्थ पे और पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए एक बार लाखों की भीड़ तो जमा हो। अब नौकरियां पहले 50 लाख थी मान लीजिए, अब बच गई 10 लाख। तो 10 लाख में कितने मिडिल क्लास बना लोगे? ये बात जानते हैं यार हिस्टोरियन ऑल्सो, कि जिसका बुर्जोजी नहीं होता है, जिसका मिडिल क्लास नहीं होता है ना, उसका कोई लीडरशिप नहीं होता। क्योंकि ओपिनियन मेकर्स तो यही लोग होते हैं ना जो बनाते हैं। हम लोग अपने एफर्ट से, अपने संसाधन से, अपने पैसे से क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं ना। हम लोग का कोई स्पॉन्सरशिप तो है नहीं, अपने एफर्ट से सब चल रहा है। तो ये हमारी चिंता ये है, चलिए मेरा बेटा बेटी विदेश पढ़ लेगा, आप विदेश में है, ये करोड़ों करोड़ लोग जहाँ स्कूल में खाली खिचड़ी खिलाता है, इंग्लिश गायब है। बिना इंग्लिश पढ़े हुए नीट कैसे पास करेगा? बिना इंग्लिश पढ़े हुए विदेश कैसे जाएगा? तो इस पे जो खून में उबाल आना चाहिए कि सरकार को, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट प्लान का पैसा कहाँ गायब ही हो गया।
ये बहुत बड़ी बात है और इस पे एक हंगामा होना चाहिए था और ये हंगामा या स्कॉलरशिप जो चले गए या क्या? स्कॉलरशिप किसी और को मिल गया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के का स्कॉलरशिप में विदेश में कोई और पहुँच के आ गए और कोई और उस पे सारा हक जमा लिए और अ, एक अगर कभी अगर सरकार इस पे अगर अच्छी तरह से एक इन्वेस्टिगेशन करे कि एससी-एसटी के सर्टिफिकेट में बड़े-बड़े प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में किसने एडमिशन लिया हुआ है? किन्होंने उनका जगह खाया हुआ है ना? यहाँ पे तो लोग बात करते हैं क्रीमी लेयर का, लेकिन बात है कि उस क्रीमी लेयर में तो आधे से ज़्यादा क्रीमी लोगों ने लेयर में ज्यादा टेंशन है, लड़ाई ज्यादा लड़नी पड़ती है। हाँ, तो ये सारे चीज़ हैं, तो मैं फिर वापस आना चाहता हूँ अपने सवाल पे क्योंकि अम्बेडकर नामा पे जो काम कर रहे हो, वो तो है ही बहुत ही अपने आप में एक एक तरह से जो बहुत ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी काम है और मैं जितने भी और भी जो नए आए हुए हैं, जिन्होंने अपना चैनल शुरू किया हुआ है, मैं सभी को देखता हूँ, सभी को मैं एप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी कम्युनिटी के और जब मैं अपने कम्युनिटी के बारे में बात करता हूँ, उसमें मैं दलित और आदिवासी दोनों को शामिल करता हूँ। जाहिर है। और बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सबको साथ में सोच करके, है ना? एक अपर कास्ट पर्सपेक्टिव से जिनको बहुत बार कह देंगे मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटी बट हम अपने आप को मार्जिनलाइज़ नहीं कह सकते। हम अपने आप को हमें कहना हम तो दलित हैं, हम आदिवासी हैं और हमारा एक अपना अपना जी। एक पहचान है और उसको आगे रखना ज़रूरी है। तो आप अभी मीडिया के बारे में बात कर रहे थे, तो कुछ लोग अपनी मीडिया भी लेकर के आए हैं। आपका भी खुद का ही मीडिया है, अम्बेडकरनामा आज मैं देखता हूँ तो अपने आप में एक अपना एक मीडिया है। भले इसको आप कहें कि 3 लाख फॉलोवर्स है, 3 लाख बहुत कम नहीं है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी दूर तक पहुँच है। 3 लाख बहुत शेयर होता है, सारा काम होता है और मैं इसको बढ़ते हुए भी देखना चाहता हूँ। तो तो इसमें 4 महीने से डिमोनेटाइज है, इसलिए इसका रीच नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, ये भी एक पॉलिटिक्स है कि डीमोनेटाइज़ कर देना या आपके जो नहीं चाहते कि आप बढ़ें, तो हाँ, हाँ। उसको आकर के बार-बार उसको कंप्लेन करना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसको भी कभी अपने चैनल में उठाना चाहिए कि कैसे दलितों के चैनल्स पे अटैक किया जाता है। हुँ, कैसे उन लोगों को डीमोनेटाइज़ करके उसमें कुछ पैसे नहीं आए या उसकी रीच नहीं हो या हुँ, एल्गोरिदमिक जो एक इम्पीरियलिज़्म चल रहा है आजकल। है ना? कि कैसे आप किसको फ़ायदा करा रहे हो और इसमें भी आजकल जो सोशल मीडिया कंट्रोल एंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इसमें भी बहुत हो रहा है। और बहुत बार क्या कहते हैं इसमें देखने मिल रहा है, सुनने मिल रहा है कि कैसे सोशल मीडिया ओनर्स हैं या मेटा को ले लो या एक्स को ले लो, इन लोगों हुँ, की हॉबनॉबिंग जो हो रही है ना? बड़े-बड़े क्या कहते हैं पॉलिटिकल पावर्स हुँ, के साथ, है ना? अभी मस्क को या आप देख लें एक्स के हुँ, कैसे वो ट्रम्प को प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं और कैसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ एक तरह से हुँ, दिखाता है कि पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट दे गो हैंड इन हैंड या जो रशियन इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे एक ज़माने में मेटा का कि हुँ, फेसबुक के थ्रू काफ़ी अमेरिकन पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस हुआ था। उसी चीज़ का हम आगाज़ देख सकते हैं इंडिया में कितना ज़्यादा हुआ है, उन सब के बारे में बहुत बात हो चुके हैं। उसके बारे में मैं हुँ, बात नहीं करूँगा कि मेरा फ़ोकस अभी ये है कि जा आपका अम्बेडकरनामा, इसमें और स्टोरीज़, कहानियाँ, है ना? कहानियाँ और खासकर फैक्चुअल स्टोरीज़, जो आप हर दिन करते हैं। तो ऐसे में अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे फ़िल्म मेकर्स, मीडिया पर्सन को आपको बढ़ावा देना है या तो उसके लिए अम्बेडकरनामा में क्या कर रहे हो? ज़रा-सा इसके बारे में बताओ रतन। यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, ठीक है? अब डिमोनेटाइज़ है तो जो भी सैलरी-वैलरी एक आध स्टाफ का निकल जाता तो वो भी नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ 1-2 आदमी काम करते रहते हैं। दूसरी बात है, एक और इम्पोर्टेंट बात है जो शायद मैं भूल गया कहना कि कंटेम्परेरी इश्यूज़ पे तो काम करते हैं, बहुत लोग को यहाँ रख कर सिखलाने की कोशिश भी की, पैसे भी दिए। लेकिन पता नहीं उसमें प्रोफ़ेशनल जो एक होता है ना प्रोफ़ेशनलिज़्म, यू हैव टू लर्न, हमको करना है, वो देयर इज़ सम प्रॉब्लम, वो लैकिंग है कहीं न कहीं। तो कई लोगों को रखा लेकिन वो जैसे हमारा है कि 8:15 पे क्लास है तो मुझे 8:45 में क्लास में रहना है। तो एक प्रोफ़ेशनल कमिटमेंट होता है। तो चूँकि हम लोग को हमारे लोगों को अभी उतनी ट्रेनिंग नहीं है तो पॉलिटिकल कमिटमेंट कमिटमेंट प्रोफ़ेशनल कमिटमेंट उस तरह से समझ नहीं पाते हैं। एक और बात कहना मैं भूल गया कि ये जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बना, इसमें 3 बच्चों को स्पॉन्सरशिप किया गया। एक लंदन पढ़ा एलएलएम, एक जर्मनी में पढ़ा मास्टर्स, एक लड़की कलकत्ता में लेदर टेक्नोलॉजी पढ़ रही है। उसको इनिशियल अमाउंट जो होता है सबका पैसा दे दिया गया, यहीं से अम्बेडकरनामा से।
और एक भोजन माता सुनीता देवी थी, उनको भी 2.5-3 लाख रुपया दिया गया था क्राउड फंडिंग करके। तो ये खाली नहीं है कि हम इंडिविजुअल को भी नर्चर करना चाहते हैं। और एक छोटा प्लेटफॉर्म है, लेकिन 3 बच्चों अगर 50 लाख रुपीस फंडिंग करके हमने पढ़ाए बच्चों को, तो अब बच्चे क्या करेंगे नहीं करेंगे उसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना भी हमारी एक जिम्मेदारी है। और मैंने तो एग्जाम्पल कोट किया, और मैं कई बार बोल देता हूँ, मैं नाम नहीं लेता किसी का कि कौन किसको कहाँ भेजा, ये ठीक भी नहीं है थोड़ा सा मर्यादा के हिसाब से। लेकिन ये मैं इंस्टांस क्यों देता हूँ कि इतने सारे संगठन ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों करोड़ चंदा लेते हैं। अगर सब लोग इतने सालों में अगर कुछ कुछ बच्चों को ट्रेंड किए रहते, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, कोलंबिया, तो 1000 में से कम 100 बच्चे भी, 50 बच्चे भी अगर अच्छे निकल जाते, विक्रांत किशोर निकल जाते, तो वो इंडिया में ना दिक्कत करेगा, यूरोप में थोड़ी दिक्कत है। देख लेंगे वहां पे जाके काम करो भाई, यहाँ ना आपको प्रमोशन रोक देगा, फंडिंग रोक देगा। इफ यू हैव स्किल, इफ यू आर कॉम्पिटेंट इनफ, तो आप तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड कहीं भी जाके अपना प्रोफेशनल दम पे काम कर सकते हैं। तो ये मेरा कहना था, और ये मैंने एग्जांपल सेट करके दिखाया कि अगर हम कर सकते हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का, अपने अपने लिए अम्बेडकरनामा नहीं मांगता है, अपने लिए नहीं मांगता है। लेकिन अगर आप आ रहे हैं, आप में प्रोफेशनल एथिक्स है, आप आइए, सीखिए। खाना भी खिलाते हैं, वो तेल साबुन से लेकर सब खर्चा भी दे रहे हैं, जेब खर्च भी देंगे, पैसे भी, सैलरी भी, और सिखाते भी हैं कि सीखिए। जैसे मुझे तो कुछ नहीं पता है, तो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान। तो प्रैक्टिस करते 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 आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, अब देख लीजिए, डिफरेंस साफ नजर आएगा। तो इसके नहीं, लिए लेकिन इसमें ये जो बात कह रहे हो उससे मैं सहमत हूँ, और ये मैंने काफी काफी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इंडिया में जो स्टूडेंट्स जो कि एस्पायर करते हैं कि मीडिया पर्सन बने, और उनको, जैसे कि आपका चैनल अम्बेडकरनामा, या जैसे मेरा कभी प्रोडक्शन हाउस होता था जो छोटे स्तर पे चलता था, छोटा ऑफिस होता था, तो लोगों को वो ग्लैमरस नहीं लगता था। स्टूडेंट्स को लगता था कि यहाँ क्या सीखने मिलेगा, क्योंकि वो बड़ा ऑफिस नहीं है। क्योंकि वो बड़े ऑफिस में भले वो 24 घंटा बैठे रहें, भले वो क्या कहते हैं 16 घंटा वहाँ पे कोई काम ना करें, या सिर्फ टेप लॉगिंग का काम किसी टाइम पे दिया जाता था, या सिर्फ आपको 4 चीज़ पढ़ करके ऐसे ही आपको कुछ करने का दिया, काम कुछ नहीं। और मैंने देखा है, क्योंकि मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। आपको पता ही है कि मैं फ़िल्म पढ़ाता हूँ, मीडिया पढ़ाता हूँ, और आज मीडिया फ़िल्म पढ़ाते हुए 25 साल हो गए हैं, जहाँ पर तकरीबन 10 साल इंडिया के सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में मैंने बच्चों को ट्रेन किया, और मेरे अंडर बहुत स्टूडेंट्स इंटर्नशिप किए हैं। और कुछ स्टूडेंट्स का, और इनफैक्ट कुछ भी नहीं कहूँगा, इनफैक्ट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो मेरे अंडर इंटर्नशिप करने आते थे, उनका मैं यही देखता था कि उनको लगता था कि कैसे वो बड़े चैनल में चले जाएँ। वो स्टेपिंग स्टोन की तरह से आपको यूज़ करना चाहती थी, चलो कि इनका एक्सपीरियंस, इनका कॉन्टैक्ट, इनका कनेक्शन हमें कहीं और पहुँचा देगा, चलो किसी तरह से जल्दी-जल्दी करके हम कहीं चले जाएँ। तो वो एक मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, या टू मच ऑफ ग्लैमर, ये इस चीज़ में पढ़ कर के उनको लगता है ना कि अगर ऑफ़िस अगर 2 कमरे का है, तो वो क्या आदमी क्या काम कर रहा है। वो देख नहीं रहे कि कंटेंट कहाँ जा रहा है, किस हद तक पहुँच रहा है, इंटरनेशनलाइज़ेशन क्या होता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको सीखने क्या मिल रहा है। मैं तो बहुत हम स्टूडेंट्स को ये भी बोलता था कि शुरू करो किसी अच्छे प्रोडक्शन हाउस, जहाँ पर आपको साथ में काम करने मिले, और आपको तुरंत बायलाइन्स और तुरंत स्टोरीज़ करने का मौका मिले। ऐसे बड़े टीवी स्टूडियो या जर्नलिज़्म एरिया में पहुँच जाओ, जहाँ पर आप सिर्फ़ एक बेसिक स्लेव की तरह काम करो, और आपको कोई पहचान नहीं मिले, आपको कोई जानने नहीं पाए, और 6 महीने, साल भर काम करने के बाद यू वोंट गेट एनीथिंग। लेकिन लोगों को अभी भी ये समझ में नहीं आया, और आज भी मतलब 25 साल हो गए इस पढ़ाने और फ़िल्म बनाने और जर्नलिज़्म करने में, और 25 साल में भी अभी भी ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो उस भूख के साथ आते हैं और अपने आप को सैटिस्फाई कर पाते हैं। ज़्यादातर लोगों को शॉर्टकट लगता है कि शॉर्टकट कैसे मिल जाए और तुरंत कमाने कैसे लगे। तो मेरा मतलब जो आप कह रहे हैं उससे मैं एकदम टोटली आई एग्री विद दैट उसमें कि एक डिफरेंस आया है अम्बेडकरनामा से, कि अब बहुत सारे बड़े चैनल वाले लोग भी किताब और पेज नंबर लेके आते हैं। बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी जो ना पेज नंबर के साथ आते हैं, कहीं पकड़ा ना जाए।
नहीं, एनीवेज विक्रांत, रेफरेंसिंग सीखना भी चाहिए। एक बात आपसे बातचीत करने के साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, जो मेरे समाज को समझने के लिए, कितना समझेंगे नहीं समझेंगे मैं नहीं जानता। आप अभी जो है आपको बनने में 28 से 30 साल लगे हैं, एम आई राइट? हाँ, हाँ। मैं जो हूँ मुझे बनने में 30 साल लगे हैं। कोई भी प्रोफेशनल वर्क, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे फिल्म मेकिंग हो, चाहे वकालत हो, चाहे कुछ डॉक्टर हो, उसको बनने में डिग्री से नहीं बनता है। 20 साल जब आप पढ़ेंगे, आप उससे मुठभेड़ करेंगे अपने अपने प्रोफेशन से, किताबों से, अपने टेक्नोलॉजी से। 45वें साल में जाके थोड़ा थोड़ा स्टारडम आने लगता है कि हाँ कुछ एक्सपर्ट हो गए। ये हमारा समाज जिस दिन समझेगा, 22 साल में सबको नौकरी कराना होता है, 50 नौकरी है और लाखों टैलेंट बच्चे उसमें लगे रहते हैं, तो थोड़ा सा आप कुछ लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुछ और काम करिए, चलिए प्रोफेशनल बनिए। और जब नहीं तक ये प्रोफेशनल नहीं बनेंगे, मुक्ति नहीं है जी। नहीं, प्रोफ़ेशनल भी बनना है, प्लस ऐसा मौका जैसे अम्बेडकर-नमा के साथ काम करने का अगर मौका मिले, और मेरे हिसाब से बहुत सारे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स या प्रोफ़ेशनल्स होंगे, जिनको ऐसे मौके की तलाश रहती है, शायद उनको पता भी नहीं होता है। मेरे पास भी बहुत ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे प्रोफ़ेशनल्स आते हैं और आज तक आते हैं। आज तक मुझे इंडिया से ईमेल्स आते हैं, इंडिया से बहुत स्टूडेंट्स जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, उन्होंने तुरंत अपना बैचलर्स कंप्लीट किया हुआ होता है, मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ होता है, उनको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बट मैं अब आजकल फ़ॉरेन में ही रहता हूँ, इधर सारा तो मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जब भी मौका मिलता है, तो काम ज़रूर करते हैं। अभी इनफैक्ट हाल-फिलहाल में ही मैं एक फ़िल्म बना रहा था, छाओ डांस पे, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे शूट कर रहा था। तो मेरा खुद भांजा अभी 21 साल का ही है और वो मेरा असिस्टेंट बन कर के कैमरा किया, सारा काम किया, एडिटिंग भी किया, उसने सबटाइटलिंग भी पूरा फ़िल्म का किया। तो फ़िल्म को अभी तुरंत ही मैं क्या कहते हैं, अभी मैं यूरोप में था, जर्मनी में, वहाँ पे लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी में पहला स्क्रीनिंग हुआ। तो काफ़ी अच्छा उसमें फीडबैक मिला, बस अगले महीने से उसको फाइनल करके फ़िल्म फेस्टिवल्स में डालने का तैयारी है। वेरी गुड। वो भी मौका था कि जहाँ पर मैं खोजते रहता हूँ कि कोई कुछ हेल्प करे आकर के और सीखे, और मौका देता हूँ हर किसी को, स्टूडेंट्स जहाँ पे भी काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ काम किए हैं। अभी इनफैक्ट मुझे कुछ ऑस्ट्रेलिया में शूट करना था, एक मेरा पुराना स्टूडेंट ऑस्ट्रेलियन, हाफ चाइनीज़, मैंने बोला भई एक शूटिंग करना है, जल्दी से जाके कर दो। तो उसने तुरंत जाके शूट किया अच्छी तरह से एकदम, और अच्छा अच्छा टाइम निकाल कर के। तो और ये भी अभी मैं डॉक्यूमेंट्री एक बना रहा हूँ, कास्ट इन ऑस्ट्रेलिया, कि हुँ, जातिवाद कैसे ऑस्ट्रेलिया में फैल रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट्री साल के एंड में तैयार हो जाएगी। तो वो मुझे आके बोला, उसका कुछ कास्ट से लेना-देना नहीं था, वो मेरा बस हुँ, स्टूडेंट था, वो उसने कैमरा सीखा था। लेकिन जब उसने 4 दिन इस पे शूट किया मेरे लिए कुछ-कुछ और लोगों से बातचीत किया, तो वो भी मेरे पास आके बोला कि इंडिया के बारे में उसको बहुत जानकारी थी और इंडिया को बहुत जानना चाहता था, लेकिन कास्ट के बारे में उसे कुछ पता नहीं था। तो पहली बार मेरे डॉक्यूमेंट्री शूट करते समय कुछ इंटरव्यूज़ के हुँ, थ्रू उसको पता चला। तो मेरा ये कहना है कि जब भी स्टूडेंट्स आते हैं, आपके साथ काम करते हैं, तो सिर्फ इट्स नॉट अबाउट ट्रेनिंग, उनका एक आइडिया, उनका एक वर्ल्ड व्यू बहुत चेंज होता है, उनको समझने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है और खासकर नए-नए लोगों से मेरा बातचीत एक्सपीरियंस करने बहुत खराब है इस मामले में। बहुत खराब है। किसमें? इसी में लोगों को मतलब ट्रेनिंग देने में। अब वही ट्रेनिंग, हमारा तो काम ही है ट्रेनिंग देना, दिन-रात ट्रेनिंग ही देते रहते हैं, ये काम है तो अब वो करना पड़ेगा। वो हमारा सिर्फ़ काम नहीं है, वो एक तरह मकसद भी है। उस मकसद पे हुँ, कामयाब होना ही है, और खासकर मुझे हर समय लगता है कि अपने कम्युनिटी से कोई आए हैं, या मेरे लिए कम्युनिटी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट उस हिसाब से जितना स्टूडेंट्स, कि जहाँ पे जो कोई सीखना चाहे और जिसमें सीखने की लगन हो, और अगर इफ आई कैन होल्ड देयर हैंड और उसको आगे अगर ज़रा-सा रास्ता दिखा सके, हुँ, तो उसको हुँ, ज़रूर हुँ। करना चाहिए। वो एकदम कहीं से भी डेफ़िनिटली। आए। और मैंने देखा है कि ओवर द इयर्स आज तक मेरे सोशल मीडिया में मेरे सारे पुराने स्टूडेंट्स, मैंने 20-20 साल, 25 साल पुराने स्टूडेंट्स आज भी जुड़े हुए हैं, और सेम तुम्हारे साथ भी है रतन, कि तुम्हारे पुराने स्टूडेंट्स तुम्हारे हुँ, साथ हुँ। मतलब आत्मीय एक तरह से रहता है, क्योंकि एकदम, वो एकदम। इसलिए है कि उसमें हमने सब क्या कास्ट सिखाया कम्युनिटी के हैं। उसको, उसमें किस सब कास्ट, सब ऑल उसमें सब बचे आते हैं। हैं, उसमें कास्ट इज़ नॉट द थिंग। जब स्टूडेंट्स होते यस, हैं, देन कास्ट इज़ नॉट द थिंग। वो कास्ट का चश्मा नहीं रहता। कास्ट हमारा हाँ, एक्टिविज़्म है। कास्ट जी, हमारा एक रियलिटी है, एक लिव्ड रियलिटी है। उस पे हमें काम करना है। लेकिन जब हम जी, टीचर होते हैं, तो हमारा जो टीचर्स हैट डेफ़िनिटली। है,
वो टीचर्स हैट एक गुरु शिष्य के बीच में और कोई चीज़ नहीं आ सकता है। वो हम एक अलग लेवल में रहते हैं। वहाँ पे जी, हम जब बात करते हैं, तब हम कोई दूसरा चश्मा या दूसरे रंग से एक एकदम मतलब डेफ़िनेटली। डिवीज़न कर ही नहीं सकते, और वो जिस दिन हम करने लगे तो फिर हम में और दूसरे में फिर फ़र्क क्या रह गया? कोई फ़र्क नहीं रहेगा। हाँ, हम हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है, हम मतलब कभी भी नहीं, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकता है कि स्टूडेंट्स के बीच में सही, या कभी फ़र्क करके देखें। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि जहाँ पर जिनके पास वो साधन नहीं है, पहुँच नहीं है, या जिनके पास वो शायद वो सिर्फ़ सोचते हैं, कर नहीं पाते, उनको मदद करने के लिए ज़रूर आगे आना चाहिए और वो करना चाहिए, और वो वही मैं देखता हूँ कि रतन के पास अब 2020 में जब शुरू किया अम्बेडकरनामा, तब यू नो तुमने पहले मुझे भेजा था अपना सारा, उस समय से आज एक डिफरेंस है। मुझे लगता है कि ये इतना अच्छा और बड़ा प्लेटफ़ॉर्म तुमने बना लिया है कि लोगों को और ख़ासकर अपनी कम्युनिटी को इस पे सोचना चाहिए कि ये एक दिन का काम नहीं है, और जो नहीं, एक बैंक ऑफ नॉलेज दैट यू हैव क्रिएटेड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं एज़ अ डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर बात कर रहा हूँ, है ना? क्योंकि मैं जी, आज आई एम वांटिंग टू राइट ऑन यू, है ना? मेरा पहला स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मैंने बनाया था जिसमें रतन वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स था। अब मैं एक और डॉक्यूमेंट्री बनाऊँगा जो रतन की जर्नी पे है, और ये अम्बेडकरनामा ये मैं बनाना चाहता हूँ, जी, लेकिन इसमें हमारे बात पिछले साल भी हुई थी, और फिर किसी कारणवश हम शूट नहीं कर पाए थे। लेकिन अब जब नेक्स्ट इंडिया में आऊँगा, तो डेफ़िनेटली पक्का। तुम्हारा जो एक ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी काम किया है, और मैं जब भी देखता हूँ तुम्हारा काम, मतलब आई ऑलवेज़ फील यू नो नॉट ओनली प्राउड बट एनकरेज्ड कि कैसे तुमने कितने सारे, मतलब मैं तो मतलब इतने सारे चैलेंजेस से नहीं गुज़रा हूँ जो तुम गुज़रे हो। चैलेंजेस तुम्हारे एक नहीं है, 50 तरह से है ना? और चलता ख़ासकर चैलेंजेस चैलेंजेस जब अपनी कम्युनिटी ही जब समझे नहीं, तब भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि चैलेंज, कम्युनिटी में हाँ, कुछ वो भी चैलेंज है। था, वो उस उनको समझाना कि अम्बेडकर को सिर्फ़ एक चश्मे से नहीं देख सकते हो। अम्बेडकर के अलग-अलग चश्मे हैं, और हुँ, अलग-अलग तरीके से उनको समझना होता है ना? और हर तरह से एनालिसिस, जब हम पीएचडी कराते हैं ना, पीएचडी एक सवाल को तब 1000 तरीके से देखता है ना? हुँ, आज मेरे हुँ, इतने सारे पीएचडी स्टूडेंट्स हैं जो मीडिया में और हर तरह से करते हैं। तो वही मैं हँसता हूँ बहुत बार कि लोगों के कमेंट्स देख कर के, और लोगों को लगता है कि सिर्फ़ एक झंडे के नीचे ही अम्बेडकर थे, तो वो नो, बहुत नो। ही गलत है। ऐसा नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट किताब जो है काम शुरू होगा और अब अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेज़ पे फिर वीडियो बनाना शुरू करूँगा, क्योंकि बीच नहीं, में नहीं, बहुत बहुत हेक्टिक था। हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़रूरी है अम्बेडकर के बारे में बात करना। अभी मैंने एक एम्स्टर्डम में एक सेलिब्रिटी कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पे एक प्रेज़ेंटेशन किया, अम्बेडकर एज़ अ न्यू सेलिब्रिटी इन इंडिया। हुँ, क्योंकि हुँ, अम्बेडकर को सेलिब्रिटी बना दिया है लोगों ने, उनको एक डेमिगॉड बना दिया है, तो क्यों ना डेमिगॉड हाँ, एंड एक अम्बेडकर डेमिगॉड वाज़ अगेंस्ट इट। हाँ, अम्बेडकर वाज़ अगेंस्ट इट। बोलते हैं कि बुद्धा हमारे लिए मोक्षदाता नहीं, मार्गदर्शक है। सो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन मोक्षदाता एंड मार्गदर्शक। हाँ, तो लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं हर समय अम्बेडकर को एक तरह से अपना असर्शन के हिसाब से देखता हूँ कि अम्बेडकर आज आप अम्बेडकर का एक फ़ोटो लगा कर के एक टी-शर्ट पहन लो, आधे से ज़्यादा लोग मतलब उनको दिक्कत होने लगती है कि अम्बेडकर को क्यों पहन लिया, या अम्बेडकर का जो सिम्बोलिज़्म है, वो बहुतों को दिक्कत पैदा कर रहा है। तो इसलिए वो सिम्बोलिज़्म को भी दिखाना ज़रूरी नहीं, है वो ना? तो मैं अपने यहाँ लगाया हुआ है मैंने, एकदम हाँ, ताड़ ठोक वो तो के। मैंने देखा है, वो देखा है, और अभी इनफैक्ट अम्बेडकर का इंटरनेशनल सेंटर है ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने बाकायदा मेलबर्न यूनिवर्सिटी में अम्बेडकर का बस्ट 2022 में हुँ, उन्होंने वहाँ पे लगवाया हुँ, था। उनको भी काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जब अम्बेडकर का मूर्ति देखता हूँ, या एक यूनिवर्सिटी में, एक वन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है मेलबर्न यूनिवर्सिटी, और हमारे ही मित्र हैं पराग मोहन, जिन्होंने इस पे आगे बढ़ कर के काम किया, और अम्बेडकर का वहाँ पर काफ़ी वो काम करते भी हैं, काफ़ी अच्छा उन लोगों ने इस पे सारा कुछ किया हुआ है। तो वो देख कर के अच्छा लगता है, और सिर्फ़ इसलिए नहीं कि अम्बेडकर का मूर्ति पूजन करना है, बट अम्बेडकर को यूनिवर्सिटी में ला कर के उसके बारे पढ़ाना है, उनके बारे लोगों को जागरूक करना है, और यूनिवर्सिटी में उसको एक तरह से प्राइम पोज़ीशन में लेके आना है कि दिस हुँ, स्टडी नीड्स अटेंशन।
क्योंकि पहले गांधी पे बहुत स्टडी होते थे, गांधी पे बहुत बने थे, अंबेडकर पीछे रह गए थे। नहीं, अब हो रहा है, अब तो हो रहा है, काफ़ी अब काम अब हो हो रहा है। रहा है, अब हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी हो रहा है और इसमें मतलब जो भी करना चाहते हैं, मैं तो हर समय प्रोत्साहित करता हूँ और साथ में उनको आके सपोर्ट भी करने में मज़ा आता है कि हाँ, ये काम चलिए, ज़रूरी है। तो इसी तरह से आपका काम सपोर्ट करने में मज़ा आता है रतन, जो काम कर रहे हो शुक्रिया, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो और शुक्रिया। डट कर के करो। थैंक यू। थैंक्स रतन।